નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્ય એક છે આપણે પૂર્ણ કરી લીધું. આજે પાઠ બીજો છે, હિન્દીનો બીજો પાઠ છે. પેજ નંબર છે 2 નંબરના પેજ ઉપર છે, બુઢી કાકી, અને એમના લેખક છે પ્રેમચંદ. પહેલાં હું તમને આખી કહાની છે બુઢી કાકી એના વિશે માહિતી આપી દઉં. આખી કહાની આપણે કરી લઈએ, પછી આપણે લેખકનો પરિચય અને પાઠ છે આપણે આગળ ભણીશું. તો પહેલાં તમને હું આખી કહાની છે એ કહાની કહું છું, તમારે માત્ર સાંભળવાની છે. बूढ़ी काकी का उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उसकी कृपा पर जीना पड़ता है. बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटों की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उसके नाम कर देती है, पर थोड़े दिनों के बाद ही यह स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल पड़ जाता है. तो पूरी कहानी अब मैं सुनाती हूँ आपको कि बूढ़ी काकी का कभी अपना एक अच्छा बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन क्या हुआ कि उसके पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के कारण वह बिल्कुल असहारा हो जाती है. तो उसने विवश होकर अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजा, जिसका नाम बुद्धिराम है, तो उस बुद्धिराम के नाम पर उसने अपनी पूरी संपत्ति जो है वह लिख दी. अब क्या हुआ, अब उसे बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा जो है उसकी दया पर आश्रित रहना पड़ता है. बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का बहुत दुख था. खाना समय पर न मिलता था या खाने की मात्रा कम होती थी तो वो क्या करती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी, और या अक्सर बच्चे भी उन्हें चिढ़ाया करते थे. बुद्धिराम के परिवार में काकी से जिससे थोड़ा लगाव था वो कौन था, तो कि बुद्धिराम की एक बेटी थी जो लाडली, जिसका नाम लाडली है. लाडली के लिए बूढ़ी काकी सुरक्षा का काम करती थी. जब अपने हिस्से की चीज़ें उसे खाने को मिलती थी तो उसके जो भाई बहन है वो उससे छीन लेते थे, तो वह बूढ़ी काकी की सुरक्षा में जाकर आराम से वहाँ पर खाती थी, और इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी. बुद्धिराम के बेटे सुखराम का एक बार क्या हुआ कि बुद्धिराम का बेटा है जिसका नाम सुखराम है, उसका तिलक का उत्सव था. इस अवसर पर घर पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तली जा रही थी, मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी. इन सब की सुगंध बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी. उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया. यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर वे मन मसोस कर रह गई कि शुभ अवसर पर रोना अपशुकन माना जाएगा. बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल फूली हुई पुड़िया नाचने लगती है. वे धीरे धीरे रेंगते हुए, क्योंकि वह चल नहीं सकती थी, तो रेंगते हुए कड़ा के पास पहुंच जाती है जिसमें से पुड़िया निकाली जा रही थी. मगर तभी रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह जल उठती है. वह तुरंत काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बहुत डांटती है, फटकारती है. बूढ़ी काकी सन्न हो जाती है और कुछ नहीं बोलती. वे रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है. अब वे अपने जल्दबाजी पर दुखी होती है. वे रूपा की झिड़की को उचित मानती है और अपने ऊपर पछताती है. वे निश्चित करती है कि जब तक अब उसे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक वह नहीं जाएगी. फिर भी उसे रहा नहीं जाता, तो कुछ समय के बाद फिर सरकती हुई आंगन में पहुंच जाती है और देखती है कि अभी भी मेहमान मंडली जमी हुई है और भोजन की पांत भी लगी हुई है. बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाता है. वह लपक कर आता है और बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में
पटक आता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय करती है। आमंत्रित मेहमानों, घर वालों, बाजे वालों, धोबी, नाई सब ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली इससे बहुत दुखी हो जाती है। उसने क्या करा, अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली। वह उन्हें बूढ़ी काकी को देंगी, पर वह अपनी माँ के डर से उनके पास जाने से डरती थी। बूढ़ी काकी इंतजार करते करते निराश हो गई थी। ग्लानि से उनका गला भराया था, पर डर के मारे वे रो भी नहीं पा रही थी। जब सब सो गए तो लाडली बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वो अपनी हिस्से की पूड़ियाँ ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पूड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पूड़ियाँ खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वो अपनी माँ से और पूड़ियाँ मांग कर ले आए, पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ जूठी पतले पड़ी है। वे बैठ जाती है और उन पतलों से पूड़िए के झूठे टुकड़े तथा पतलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा कर बखानते हुए खाने लगती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुलती है। वह लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दय है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है, वह भंडार का दरवाज़ा खोलती है, एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है। वह बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए कहती है। वह बूढ़ी काकी से अपने भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। तो आटली आ वार्ता है, आ कहानी है, ये आटली कहानी આપણને આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી છે। તો કહાની મેં તમને કહી દીધી। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે કાલે હું તમને પહેલાં લેખકનો પરિચય અને પાઠ સમજાવીશ, બરાબર? કાલે આપણે લીટી આપણે જોવાની છે। આજે તમારે શું કરવાનું છે, હોમવર્કમાં લખવાનું કાંઈ નથી, માત્ર તમારે આખો પાઠ છે એ એકવાર વાંચી લેવાનો છે, બરાબર? આખો પાઠ વંચાઈ જાય એટલે એના કઠિન શબ્દ છે એ તમે તમારી પાકી નોટની અંદર લખી લેજો। પેલું કાવ્ય છે એ પણ પાકી નોટમાં લખાઈ જવું જોઈએ અને બીજા પાઠના શબ્દ લખી લેજો। પાઠ સમજાવી દઉં પછી આપણે આગળ તમને પ્રશ્ન જવાબની ચર્ચા કરી અને લખવા માટે આપીશ। તો આજ માટે આટલું। મને તમારા પ્રત્યે એટલી આશા છે કે તમે જરૂરથી આ પાઠ વાંચશો। ચાલો, અસ્તુ, થેન્ક યુ।